नमस्कार। आओ पढ़ें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम संधि पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने संधि में दीर्घ संधि का अध्ययन कर लिया था। आज हम दीर्घ संधि की ही अगली क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम उसके उदाहरण समझेंगे। उदाहरण देखने से पहले एक बार हम फिर से दीर्घ संधि को देख लेते हैं। दीर्घ संधि का जो सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा, जिसका तात्पर्य है अकह। अकह अर्थात अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार अर्थात अ, ई, उ, री, लृ। जब किसी संधि में पर वर्ण में अग प्रत्याहार हो तथा पूर्व वर्ण में अग प्रत्याहार के ही समान वर्ण हो, वहां पर दीर्घ संधि होती है। तथा जब हम इनकी संधि करते हैं तो हर परिस्थितियों में उनका दीर्घ वर्ण ही संधि करने के पश्चात हमें प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अक प्रत्याहार का आवर्ण है। ये हमें 4 प्रकार से मिलता है। या तो ह्रस्व आ के पश्चात ह्रस्व आ आएगा, या दीर्घ आ के पश्चात दीर्घ आ आएगा, ह्रस्व आ के पश्चात दीर्घ आ, अथवा दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व आ। इसी प्रकार अग प्रत्याहार का दूसरा वर्ण ई है। यही कंडीशंस इसके साथ भी होंगी। मतलब ह्रस्व ई के पश्चात ह्रस्व ई, दीर्घ ई के पश्चात दीर्घ ई, ह्रस्व ई के पश्चात दीर्घ ई, अथवा दीर्घ ई के पश्चात ह्रस्व ई आने पर इन सभी का संयोग संधि करने के पश्चात ह्रस्व ई ही हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार इसका जो अगला वर्ण उ है या ऋषि है, इनके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर लृ वर्ण के साथ हमें याद रखना चाहिए कि लृ वर्ण चूंकि ह्रस्व ही होता है तो इसके पश्चात ह्रस्व ही आता है। किंतु जैसे कि हम जानते हैं, हमारे जो त्रिमुनि हैं महर्षि पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि, इन्होंने इन पर शोध किया है, इन पर भाष्य लिखे हैं। तो महर्षि कात्यायन ने रि और लृ को सवर्णी कह दिया। इसीलिए रि और लृ के संयोग के पश्चात भी दीर्घ रि ही आती है, दीर्घ ई ही हमें मिलती है। अब इनके उदाहरण की बात कर ली जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला उदाहरण है धर्म धर्मार्थी। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये क्या होगा? धर्म धन अर्थी। धर्म धन अर्थी, यहां पर आपको क्या मिलेगा? धर्म और अर्थी यहां पर आपको देखने को प्राप्त हो रहा है कि ह्रस्व आ के पश्चात ह्रस्व आ ही आया है, और इसीलिए यहां पर दीर्घ संधि है। इसी प्रकार जो अगला शब्द है महाशय, इसमें हम क्या देखते हैं कि दो वर्णों का जो संयोग हुआ है वो दोनों वर्ण दीर्घ आ हैं। अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे, इसको देखने से ही हमें ज्ञात होता है कि हमें संधि करने में अब कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि लिखा हुआ है, जब कभी भी समान वर्ण आएंगे और ये एक प्रत्याहार के होंगे तो उन्हें जोड़ करके हम दीर्घ वर्ण कर देंगे। जब इनकी संधि होगी तब क्या होगा? तब जो स्वर है ये अपने मात्रिक रूप में आकर के संधि कर देंगे। आज हम इसकी चर्चा नहीं करने वाले। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जब कभी हमें संधि किया हुआ वाक्य प्राप्त होता है और उसका विच्छेद करना होता है तो हम कैसे करें, वहां पर क्या करें, वहां पर कैसे करें, हम इसकी चर्चा देखें। तो इसके लिए हमें यह ध्यान देना है कि जैसे यहां पर महाशय शब्द है,
महाशय शब्द है। इसमें हम क्या देखते हैं, आप लोग जानते होंगे, बताया गया होगा, दीर्घ संधि की पहचान बताई गई होगी, जिसे आप ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि जहां कहीं पर भी आपको दीर्घ आ की मात्रा दिखे, दीर्घ ई की मात्रा दिखे, दीर्घ उ की मात्रा दिखे, अथवा दीर्घ ऋषि की मात्रा दिखे, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको यह पहचान लेना है कि यहां पर दीर्घ संधि होती है। किंतु हमें यह भी देखना है, हम पहचान तो लिए यहां पर है, महाशय में हमने देखा दीर्घ मात्रा है और हमने पहचान लिया कि यहां पर दीर्घ संधि है। लेकिन एक बात देखिए, जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो दीर्घ आ है ये 4 प्रकार से हमें प्राप्त होता है, 4 प्रकार से प्राप्त होता है। इसको हम पृथक करते हैं तो इधर हमें मह शब्द मिलेगा, इसके पश्चात यहां पर दीर्घ आ है और दीर्घ आ के पश्चात ये शब्द मिलेगा, यही दीर्घ आ पर संधि हुई है। और जो दीर्घ आ दीर्घ संधि के अनुसार ही प्राप्त होता है, उसके 4 नियम हैं। पहला नियम क्या है, दीर्घ आ 2 भागों में बंटता है, किसमें, ह्रस्व आ में। तो जब ये ह्रस्व आ में बंटेगा तो ये ह्रस्व आ ह वर्ण के साथ जुड़ करके हमें ऐसे प्राप्त होगा और ह्रस्व आ इधर प्राप्त होगा। हमें 2 शब्द मिल चुके हैं, मह धन आशय, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है कि हमें 2 जो दीर्घ आ है 2 वर्णों में विभक्त होगा, 2 दीर्घ वर्णों में, और जब हम इन्हें 2 दीर्घ वर्णों में बांटते हैं तो हम ये 2 दीर्घ वर्ण म और श के साथ जुड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है महाधन आशय। इसके पश्चात तीसरा नियम हमारा कहता है, तीसरा नियम कहता है कि दीर्घ आ ह्रस्व आ तथा दीर्घ आ में भी बढ़ सकता है। तो जब हम इसे ह्रस्व आ और दीर्घ आ में बांटते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक तरफ तो हमें मह प्राप्त होगा और दूसरी तरफ आशय प्राप्त होगा। और इसकी चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन इसकी यह है कि ह्रस्व आ बढ़ सकता है, सॉरी दीर्घ आ बढ़ सकता है दीर्घ आ तथा ह्रस्व आ में, और जब ये पहले दीर्घ आ में बटेगा तो हमें शब्द मिलेगा महा और दूसरा शब्द मिलेगा आशय। अब हमें यह ध्यान देने की योग्य बात है, हमें इस बात का ध्यान देना है कि देखिए हमारे पास 4 सेट प्राप्त हो चुके हैं, इनमें जो चारों हमें मिले हैं, जो चारों हमने बनाए हैं, ये बनाए कैसे हैं, हम अपने नियम के अनुसार ही बनाए, नियम के बाहर तो नहीं गए ना। देखिए ह्रस्व आ ही है ना, ह्रस्व आ दीर्घ संधि के नियमों के अनुसार इसकी पहली कंडीशन क्या है, ह्रस्व आ किन में बढ़ता है, सॉरी दीर्घ आ 2 ह्रस्व आ में बढ़ता है, तो यहां पर हमने 2 ह्रस्व आ लगाया। दूसरी कंडीशन दीर्घ आ 2 दीर्घ आ में बढ़ता है, हमने यहां पर 2 दीर्घ आ लगाया। तीसरी कंडीशन जो आपका दीर्घ आ है यह ह्रस्व आ तथा दीर्घ आ में बढ़ता है, हमने यहां पर ह्रस्व आ तथा दीर्घ आ बनाया। इसके पश्चात जो दीर्घ आ है ये एक पहला दीर्घ आ तथा दूसरा ह्रस्व आ में बढ़ता है, और यहां पर देखिए दीर्घ आ है और ह्रस्व आ है,
ये चारों के चारों विकल्प नियम के अनुसार हैं। अब इसमें सही क्या है और गलत क्या है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए? तो जैसे कि आप जानते तो हैं कि महा और आशय ही सही होता है। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। लेकिन ये है क्यों, ऐसा क्यों है? नियम तो चारों के साथ वही है। तो इसके लिए क्या ध्यान देना है? हमने पहले संधि की परिभाषा बताते हुए हमने कहा था, जिसके लिए हमने वर्णों का अध्ययन किया था। वहां पर हमने कहा था कि ये जो दो वर्ण होते हैं, ये कैसे होते हैं? किन्हीं दो सार्थक शब्द से मिलकर बने होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हमें ऐसी चार प्रकार की स्थितियां मिलती हैं और ये चारों स्थितियों में नियम के अनुसार सही फिट बैठ रहा है, फिर हम इसमें देखेंगे दीर्घ संधि में। देखिए, दीर्घ में गुण में चल सकता है, आगे आपका नहीं चलेगा। इसीलिए हमने फिर धातु प्रत्यय उपसर्गों की भी बात करी थी। लेकिन चूंकि ये दीर्घ है, दीर्घ में ये चलेगा। और इस प्रकार से फिर हम देखेंगे कि होगा क्या। ऐसी स्थिति में हम क्या देखेंगे कि वो कौन सा शब्द युग्म है जिसमें दो सार्थक शब्द मिलेंगे। तो जब हम पहला देखते हैं ह्रस्व आ और ह्रस्व आ का जोड़ा, अर्थात जब परवर्ण में भी ह्रस्व आ होता है और पूर्ववर्ण में भी ह्रस्व आ होता है, तब ऐसी स्थिति में हमें दो शब्द मिलते हैं, एक मह, एक अशय। और हम देखते हैं कि ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये विकल्प गलत है। इसके पश्चात हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। यहां पर ह्रस्व आ के पश्चात दीर्घ आ आया है और यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? आशय। तो सार्थक शब्द है। आशय मतलब होता है आपका आशय क्या है। लेकिन ये मां कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए ये विकल्प भी गलत है। अब हम चौथी कंडीशन देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी क्यों नहीं देखे? क्योंकि दूसरी सही है और इसीलिए हम उसे लास्ट में देखेंगे। चौथी कंडीशन क्या है? जब दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व आ आता है, तब हम क्या पाते हैं कि जो पहला शब्द है महा, ये तो सार्थक शब्द है, लेकिन आशय सार्थक शब्द नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। और इस प्रकार हम जब दूसरा विकल्प देख रहे होते हैं तो क्या हमें मिलता है कि यहाँ पर महा शब्द भी सार्थक है और आशय शब्द भी सार्थक है, इसलिए ये रॉन्ग नहीं है, बल्कि यही ऑप्शन हमारा सही है। यही कंडीशन सबके साथ होंगी। आप हिमालय को भी बांट सकते हैं। हिमालय शब्द को जब आप बांटोगे तो क्या होगा? हमें पहले जब हम, ये हिमालय है, जब हम इसको अलग करेंगे तो हमें मिलेगा हिम और आलय। यहाँ पर आ अलग होगा। जब ये दोनों तरफ ह्रस्व आ में बटेगा तो हमें प्राप्त होगा हिम धन आलय। जब दोनों तरफ ये दीर्घ में बटेगा तो हमें प्राप्त होगा हिमा और आलय। जब परवर्ण में ह्रस्व होगा तो हिम और पूर्ववर्ण में दीर्घ होगा तो आलय। तथा चौथी कंडीशन, जब इधर दीर्घ होगा परवर्ण में और पूर्ववर्ण में ह्रस्व होगा तो हमें मिलेगा हिमाधन अलय। अब इसमें वही कंडीशन, सार्थक शब्द, सार्थक हिम तो है, आलय भी है। क्या हिंद है, अलय होता है? अलय नहीं होता, आलय होता है सार्थक शब्द, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इसके बाद पश्चात जब
हिमा और आलय, इन्हें हम देखते हैं तो आलय तो सार्थक शब्द है, हिमा सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए ये विकल्प भी गलत है। जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व आ रहा है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि ये भी सार्थक शब्द नहीं होने के कारण ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाता है। और सही कौन सा मिलता है? हिम और आलय। तो इस प्रकार से ये वर्ण सही है। और ये सिर्फ इसी के साथ नहीं है, आप किसी के साथ भी देख सकते हैं। इनमें जितने भी वर्ण हैं, आप हर किसी के साथ यही प्रक्रिया को देखेंगे। इसके लिए हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अब हम देख रहे हैं वधूत्सवा देख लेते हैं। तो जब हम वधूत्सवा देख रहे हैं, वधूत्सवा, तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि जहां पर ये मात्राएं होंगी वहीं पर दीर्घ संधि होगी, वहां की मात्रा ऊपर प्राप्त हो रही है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। जब इसको अलग कर लेते हैं तो इधर अब हम क्या मिला, क्या बचा, क्या शेष रह गया? वध, और इधर स्वह, ये शब्द प्राप्त हुआ। उ ही विभक्त होगा दो भागों में और दोनों ओर जुड़ेगा। जब ये दोनों तरफ ह्रस्व में विभक्त होता है तो इधर प्राप्त होता है वधु, इधर प्राप्त होगा उत्सव। जब ये दोनों तरफ दीर्घ में बटेगा तो हमें प्राप्त होगा वधु और उत्सव। जब ये तीसरी कंडीशन ह्रस्व और दीर्घ में बटेगा तो ह्रस्व और दीर्घ में ये होगा, ऐसे हमें मिलेगा। और चौथी कंडीशन कौन सी है? जब ये दीर्घ और ह्रस्व में बटेगा, दीर्घ और ह्रस्व में बटेगा, तो ये कंडीशन आई है ना, मतलब दीर्घ और ह्रस्व, और इधर है ह्रस्व और दीर्घ। अब यहां पर वही कंडीशन, वही देखेंगे। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द हमें कैसे प्राप्त होगा? देखिए, हम देखेंगे वधु, उत्सव, ये सार्थक शब्द है कि नहीं। अच्छा, सार्थक शब्द का हमें ज्ञान कैसे होगा? इसके लिए हमारा शब्दकोश मजबूत होना चाहिए, हमें पढ़ना होगा, हमें ज्ञान अर्जित करना होगा, कितने शब्द सार्थक होते हैं, कौन सा कैसे लिखा जाता है। उस प्रकार से हम देखेंगे कि ये वधु, जो वधु शब्द है, ये तो सार्थक नहीं है। उत्सव तो सार्थक है, लेकिन वधु, देखिए वधु नहीं होता, वधु होता है। सार्थक शब्द वधु होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वधु और उत्सव में, उत्सव तो सार्थक है लेकिन वधु सार्थक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें वधु और उत्सव, वधु सार्थक शब्द है लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर वधु सार्थक नहीं है और ये भी सार्थक नहीं है, यहाँ पर दोनों गलत हैं, इसलिए ये तो गलत ही होगा। और यहाँ पर वधु भी सार्थक, उत्सव भी सार्थक, इसलिए ये सही है। इसी प्रकार आप पितृणम मातृणम, पितृ धन ऋणम, मातृ धन ऋणम, और इन दोनों का पितृणम और मातृणम, यहां पर देखिए दीर्घ मात्राएं लगी हुई हैं। होत्रकारः, होत्र और लृकारः, होत्रकारः हमने कहा था सवर्णी हो गया है, किसी को भी देख सकते हैं
आप देख सकते हैं धर्मा अर्थी गलत होगा, क्या होगा, दोनों ह्रस्व आएंगे, धर्म और अर्थी ये सही है। महाशय में दो दीर्घ आ रहे हैं, महा और आशय। हिमालय पहले ह्रस्व है, उसके पश्चात दीर्घ है, हिम धन आलय। इसी प्रकार विद्याभाषा विद्याभ्यास, इसमें क्या है, पहले दीर्घ है और ह्रस्व है, अर्थात विद्या धन अभ्यास। इसके पश्चात है रविंद्र, इसमें दोनों ह्रस्व हैं, रवि धन इंद्र। दूसरा है सतीश, इसमें दोनों वर्ण दीर्घ हैं, सती धन ईश। गिरीश पहला वर्ण परवर्ण ह्रस्व है, दूसरा वर्ण पूर्ववर्ण दीर्घ है, तो क्या हो गया, गिरि। गिरि अर्थात पर्वत, ईश संग ईश्वर, गिरीश महादेव। इसी प्रकार महेंद्र, मही पृथ्वी, इंद्र, है ना। तो यहाँ पर महेंद्र पहला वर्ण दीर्घ है, दूसरा वर्ण ह्रस्व है। भानुदय, भानु धन उदय, भानु भास्कर भगवान सूर्य। वधूर्मि दोनों दीर्घ है, वधु ऊर्मि, लघु ऊर्मि, परवर्ण ह्रस्व है, लघु छोटा, ऊर्मि जो छोटी छोटी लहरें, लघु ऊर्मि। वधूत्सवा वधु बहु, जिसे आप लोग जानते हैं, वधु उत्सवा वधुत्सवा। इसी प्रकार पितृणम मातृणम, होत्रिकारा होत्र धन लकारा लड़कारा, होत्रिकारा। मातृ धन ऋणम, मातृणम माता का ऋण, पितृणम पितृधन ऋण, पिता का ऋण। इस प्रकार से हम देखते हैं ये हमारी दीर्घ संधि पूरी होती है। ये इनकी ट्रिक्स है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ट्रिक्स 100% सही नहीं होती हैं। एक वर्ण और है, एक शब्द और है, उसकी चर्चा करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। वो शब्द है, उसमें एक मिलता है छात्रावास। छात्रावास, अब यहाँ पर 3 जगह है। हमने कहा था दीर्घ मात्रा से देखा जाता है, दीर्घ मात्रा 3 स्थान पर है। अब किस जगह से होगा, तो हमें इसमें ये ध्यान देना होगा कि वो कौन सी जगह है जिस जगह से तोड़ने पर हमें 2 सार्थक शब्द मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जब यहां से हम तोड़ते हैं तो 2 सार्थक शब्द हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, इसकी पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन यहाँ पर बड़ा आ निकलेगा, इधर क्या बचा, छात्र, इधर वास। इसके पश्चात क्या देखते हैं हम, जब यही विभक्त होगा दोनों तरफ जाएगा। जब ये 2 ह्रस्व में बढ़ता है तो हमें मिलता है छात्र और आवास। जब दीर्घ में बढ़ता है तो मिलता है हमें छात्रा आवास। इसके पश्चात जब ह्रस्व में बढ़ता है एक तरफ और दूसरी तरफ दीर्घ में, तो ये होता है छात्र आवास। और पहली तरफ मतलब परवर्ण में जब ये दीर्घ होता है और पूर्ववर्ण में ह्रस्व होता है तो ये होता है छात्र आवास। अब यहां पर ध्यान देना है, सार्थक शब्दों की जब बात होगी तो यहां पर देखिए छात्र भी सार्थक शब्द है ना। पुल्लिंग, लड़के बच्चे जो अध्ययन करते हैं उन्हें छात्र कहा जाता है। जो लड़कियां अध्ययन करने वाली पढ़ने वाली होती हैं उन्हें छात्रा कहा जाता है। तो ये दोनों तो सार्थक शब्द हैं। आवास सार्थक शब्द नहीं है, आवास मतलब आवास, ये सार्थक शब्द होता है जहां पर रहा जाता है, जहां पर ठहरा जाता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं,
कि छात्र आवास, आवास आपका गलत है, ये आवास होता है, ये सार्थक शब्द नहीं होता, तो ये तो गलत हो जाएगा। छात्रा सार्थक होती हैं, बच्चियां होती हैं, पढ़ती हैं, पढ़ने वाली बच्चियों को छात्रा कहा जाता है। आवास भी सार्थक शब्द है। इसके पश्चात छात्र और आवास, छात्र मतलब लड़के, आवास भी सार्थक शब्द है, तो ये भी सही है। यहाँ पर छात्रा और आवास, छात्रा तो सही है, आवास सार्थक नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये इन दोनों में दोनों सार्थक हैं। अब हम क्या तय करेंगे, किसे देखेंगे, कौन सा सार्थक शब्द है, कौन सा सार्थक शब्द नहीं है, इनमें कौन सही होगा, कौन गलत होगा। इसका निर्धारण करने के लिए हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से वो कौन सा शब्द है जो दोनों जातियों को, अर्थात स्त्रीलिंग को भी और पुल्लिंग को भी, दोनों को संबोधित किया जा सकता है, जिसके द्वारा जो इसमें से वो शब्द जिसके द्वारा दोनों को संबोधित किया जा सकता है वही सही होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, छात्रा स्त्री जात के लिए बोध कराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, छात्र पुरुष जात के बोध के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं हमारे समाज में, हम स्त्री जात को, बच्चियों को छात्र कह सकते हैं, बेटा बोल सकते हैं, लेकिन क्या आपने किसी को, लड़कों को बेटी कह करके संबोधित करते हुए सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना, बोला ही नहीं जाता। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि वे शब्द जिनके द्वारा दोनों जातियों का बोध करा दिया जाए, यदि ऐसी स्थिति आती है तो उस शब्द का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, छात्र और आवास, लड़कियों को आप बेटा कह सकते हैं, कहते हैं, इसलिए इसे हम सही मान लेते हैं और इसे ही चुन लेते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास हमारी क्लास का समापन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए